नमस्कार साथियों, आज हम आ चुके हैं नई वीडियो के साथ। और इस वीडियो में आपके लाया हूँ मॉडल पेपर और हिंदी जो काव्य और हिंदी साहित्य का जो मॉडल पेपर है उसके सारे क्वेश्चन आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। यहाँ पे पूरे 100 प्रश्न है जिसमें आपको 75 करने होते हैं। यहाँ पे मैं पूरे 100 प्रश्न आपको बताने वाला हूँ। हिंदी काव्य हिंदी साहित्य जो बीए और बीएससी में आपका जो चैप्टर है हिंदी काव्य हिंदी साहित्य का, उसके आज मॉडल पेपर मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। इससे आपको सॉल्व करने के बाद पता चलेगा कि आप किस प्रकार से प्रश्न आते हैं और इससे भी बहुत सारे प्रश्न फंस सकते हैं। तो यहाँ पे याद रखना कि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। पहला प्रश्न क्या है कि हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक कौन है। हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक यहाँ पूछा है। तो यहाँ पे मैं एक तरीका बता दूँ, आगे चल के मैं आपको एक तरीका बताऊँगा, ट्रिक बताऊँगा कि किस प्रकार से आप इन प्रश्नों को याद कर पाएंगे। और यदि आपको प्रश्न नहीं आ रहा है तो उसका उत्तर आपको कैसे टिक करना है। एकदम तुक्का भी काम करेगा एकदम सही तरीके से। तो ये एक बहुत ही आसान तरीका है, मैं इसमें बताऊँगा कि आपको जो भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसका भी आंसर आप सही करके आएंगे। तो आगे मैं आपके तरीका बताऊंगा। यहाँ पे प्रश्न तो यहाँ पे सारे आदिकाल और भक्तिकाल रीतिकाल से रिलेटेड हैं। आगे जो कवियों से रिलेटेड कवियों से रिलेटेड प्रश्नों में मैं एक तरीका बताऊंगा, बहुत ही आसान तरीका, और आप किसी प्रश्न को गलत नहीं कर पाएंगे, गारंटी है। तो यहाँ से शुरू कर लेते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक कौन है। तो ये आपको बताना है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी से हो जाता है गारसा दत्तासी। ऑप्शन नंबर बी से हो जाता है। हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक गारसा दत्तासी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मैं दोनों साइड से स्लाइड को लेकर चलता हूँ, इस साइड से भी सॉल्व करता हूँ। आपको क्वेश्चन से प्रश्न नंबर से मतलब नहीं है, आपको यहाँ पे प्रश्न से मतलब होता है कि प्रश्न आपको कितने आ रहे हैं या कितने कर पा रहे हैं, और पेपर में फंस भी सकते हैं। ठीक है, तो मैं दोनों साइड से सॉल्व कराते चल रहा हूँ। कामायनी में किस दर्शन की अभिव्यक्ति हुई है। तो याद रखना शैव दर्शन। यहाँ पे शैव दर्शन गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्रत्यभिक्षा दर्शन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ कह रहा है कि हिंदी साहित्य की भूमिका ग्रंथ का लेखक कौन है। हिंदी साहित्य की भूमिका ग्रंथ का लेखक कौन है। तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर यहाँ ए सही हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ कह रहा है कि सच्चिदानंद हिरन वासेन अज्ञे यानी अज्ञे को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला था। तो कितनी नामों में कितनी बार पर इनकी एक रचना थी जिस पर इन्हें साहित्य यानी ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा यहाँ कह रहा है कि आधुनिक काल की मीरा किसे कहा जाता है। आधुनिक काल की मीरा किसे कहा जाता है। तो याद रखना महादेवी वर्मा को आधुनिक काल की मीरा कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी से हो जाता है महादेवी वर्मा। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ कह रहा है कि युगधारा रचना की रचनाकार का नाम बताइए। क्या है युगधारा रचना की रचनाकार का नाम बताना है। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी से हो जाता है नागार्जुन। क्या हो जाता है नागार्जुन। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ कह रहा है कि रीति काव्य दायरा के प्रमुख कवि कौन है। रीति काव्य दायरा के प्रमुख कवि कौन है। तो याद रखना बिहारी हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है रीति किस काल के कवि। तो याद रखना रीति काल के, और रीति काल के अंदर ही रीति सिद्ध आता है। तो सिद्ध यहाँ पे लिखा है, तो याद रखना रीति सिद्ध काव्य दायरा के प्रमुख कवि बिहारी हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले। तो क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ के सरापा को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना था। तो राहुल साकृत्यायन ने माना था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते। क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ कहते हैं पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की थी। पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की थी। ये रचना आदिकाल की रचना या वीरगाथा काल की जिसे भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये आदिकाल की रचना और जिसके चंद्रप्रदायी रचनाकार थे। तो आदि पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की है, यह रचयिता कौन है। तो यहाँ पे चंद्रप्रदायी हो जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ लिखा हुआ है कि द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ। तो याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है महावीर प्रसाद द्विवेदी की। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ कह रहा है कि रामानंद किस भक्ति काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। तो रामानंद पूछा है, तो याद रखना सगुण भक्ति काव्यधारा के। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 है, अगर एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है। तो याद रखना माखन लाल चतुर्वेदी को एक भारत की आत्मा कहा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ कह रहा है कि अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है। अपभ्रंश का वाल्मीकि कई बार क्वेश्चन पूछा गया है ये। तो याद रखना ऑप्शन नंबर बी आंसर होता है शंभू को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है हमारा 15। यहाँ कह रहा है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है। तो याद रखना जो श्रेष्ठ कार्य किस क्षेत्र में है, तो साहित्य के क्षेत्र में यदि कोई श्रेष्ठ कार्य करता है तो उसे ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ दे रखा है कि रीति काल का वह कौन सा कवि है जो अपनी मात्र एक कृति के लिए हिंदी साहित्य में अमर हो गया। तो याद रखना बिहारी ने एक अपनी रचना लिखी थी जो अपने राजा के लिए लिखी थी, उसके कारण ही हिंदी साहित्य में वो अमर हो गए थे। इनके राजा का नाम क्या था, जय सिंह। ठीक है,
इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ कह रहे बिहारी किस राजा की कवि थे। देखो फिर से वही क्वेश्चन आ गया, अभी मैंने बताया। तो जयसिंह के ये दरबारी थे। बिहारी किस राजा के दरबारी थे, तो याद रखना जयसिंह राजा के दरबारी थे। इन्हीं के लिए इन्होंने एक रचना लिखी थी जिसके कारण ये हिंदी साहित्य में अमर हो गए। अगला क्वेश्चन देख लेते। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ कह रहे रामचरितमानस की भाषा क्या है। रामचरितमानस की भाषा पूछी है, तो याद रखना रामचरितमानस भाषा कौन सी हो जाएगी, अवधी। एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है ये प्रश्न, ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते। क्वेश्चन नंबर 21। मैं एक आपको सजेशन देना चाहता हूँ कि ये सारे क्वेश्चन एक बार आप नोट डाउन जरूर करें। एक बार लिख लेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। एक बार देखने से याद नहीं हो गया तो आपको इस 2 बार देखना पड़ेगा, या आपको एक ही बार लिख लेने के बाद आप काफ़ी रिवीजन करेंगे तो आपको याद हो जाएंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। कई बार हर बार ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप अगला क्वेश्चन लिख लीजिए कि अमीर खुसरो के गुरु का नाम क्या था। अमीर खुसरो के गुरु का नाम बताना, तो यार निजामुद्दीन। यहाँ पे क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ सी सही हो जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ कह रहे हैं कि गोरखनाथ के गुरु का नाम क्या है। गोरखनाथ के गुरु तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार भी पूछा गया है। तो क्या है, मच्छेंद्र नाथ या मत्स्येंद्र नाथ, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ कह रहे हैं कि अमीर खुसरो को अमीर का खिताब किसने दिया था। तो जलालुद्दीन ने दिया था। किसने दिया था, जलालुद्दीन ने दिया था, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ कह रहा है कि गोरखनाथ की काव्य भाषा पूछी है। गोरखनाथ की काव्य भाषा कौन सी थी, तो अपभ्रंश भाषा थी। प्रमुख भाषा कौन सी थी, अपभ्रंश। यहाँ पे इन्होंने अपनी रचना किसी सदुक्री भाषा में लिखी है, ब्रज भाषा में लिखी, लेकिन इनकी प्रमुख भाषा कौन सी थी, अपभ्रंश। काव्य भाषा की बात की तो यहाँ पे अपभ्रंश भाषा हो जाएगी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पे कह रहे हैं कि मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है। मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है, याद रखना विद्यापति को। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाता है, ठीक। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि सूरदास का सर्वाधिक मार्मिक प्रसंग पूछा है, तो याद रखना ऑप्शन नंबर ए यहाँ से हो जाता है भ्रमर गीत। एक सूरदास का सर्वाधिक मार्मिक प्रसंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलसीदास का जन्म स्थान कहाँ हुआ था। तुलसीदास का जन्म स्थान बताना, तो याद रखना कई एक मतभेद हैं। कुछ विद्वान इन्हें राजापुर नामक स्थान को मानते हैं और राजापुर नामक ग्राम को मानते हैं, जबकि कुछ मत है, कुछ लोगों का मत है कि इनका जन्म एटा में हुआ था। कहाँ हुआ था, एटा में। यदि ऑप्शन में एटा दिया हो तो एटा करना है, और यदि राजापुर दिया हो तो राजापुर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे राजापुर दिया तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ कह रहा है कि सूरदास किस काल के कवि हैं। सूरदास किस काल के कवि हैं, तो याद रखना भक्ति काल के सूरदास कवि हैं, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहे कबीर के गुरु का नाम क्या है। कबीर के गुरु का नाम बताना है, तो याद रखना रामानंद। कबीर के गुरु का नाम रामानंद है, ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, सूरदास ने वात्सल का कोना कोना झाँक लिया है। यह उक्ति किसकी है, जो ये पंक्ति है, ये उक्ति है, ये किसकी है, तो याद रखना ये किसने लिखी है, तो याद रखना रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन नंबर यहाँ डी सही हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन सा कवि ज्ञान मार्ग की शाखा कहता है। इनमें से कौन सा कवि ज्ञान मार्ग की शाखा है, तो कबीरदास, ठीक है। तो यहाँ पे यहीं पे मैं आपको एक तरीका बता दूं। तो यहाँ पे देखना, एक चीज़ गौर करना कि जो यहाँ से क्वेश्चन शुरू हुए हैं 25 से और नीचे जाना तो 26 आया क्वेश्चन नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया है कि यहाँ पे सूर सागर दिया है। सूर सागर, यहाँ पे सूर सागर दिया सर्वाधिक प्रसंग किनका है, सूर सागर का सर्वाधिक मार्ग प्रमुख क्या है, भ्रमर गीत है। तो यहाँ पे क्या दिया है, भ्रमर गीत, और क्या है, सूर सागर चल रहा है, ठीक है। यहाँ से सूर सागर खत्म हो जाता है, यहाँ पे आ जाता है सूरदास। तो यहाँ पे आप देखना सूरदास शुरू है। सूरदास किस काल के कवि हैं, तो भक्ति काल के। यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है, 26 देखते हैं तो सूरदास दिया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर, तो यहाँ पर भी सूरदास का क्वेश्चन दिया है। सूरदास ने वात्सल कोना कोना झाँक लिया है, उक्ति किसकी है, तो रामचंद्र शुक्ल की, लेकिन किससे रिलेटेड है, सूरदास से रिलेटेड। रामचंद्र शुक्ल की रचना किससे रिलेटेड, सूरदास से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, यहाँ पर भी सूरदास के रिलेटेड। सूरदास की पुष्टि मार्ग का जांच किसे कहा जाता है, तो वल्लभाचार्य को, लेकिन यहाँ पर भी सूरदास रिलेटेड क्वेश्चन है। मतलब अभी जो क्वेश्चन लगातार 3 उठाए वो सूरदास से उठाए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे तुलसीदास का जन्म स्थान कहाँ हुआ, तो राजापुर में हुआ। तो यहाँ पे एक चेंज क्वेश्चन हुआ, ठीक है, लेकिन लगातार 3 क्वेश्चन सूरदास से पूछे। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, कबीर के गुरु का नाम क्या है, तो रामानंद है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कबीर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन उठा लिए, इनमें से कौन से कवि ज्ञान मार्ग की शाखा का है, तो कबीरदास है। तो यहाँ पे देखो ऊपर क्या क्वेश्चन पूछा है, कबीरदास से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। कबीरदास शुरू हो गए तो यहाँ पर भी नेक्स्ट क्वेश्चन में अगले कबीरदास ही होंगे, ठीक है। तो आपको नहीं पता तो कबीरदास ही लगा देना, ज्ञान मार्ग की शाखा कवि कौन है, कबीरदास। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसके बाद भी कबीरदास आए, क्योंकि 32 क्वेश्चन के बाद 32 क्रमबद्ध भी क्वेश्चन लगाए रखे हैं आपके, और कबीर से पूछा है। सारे के सारे इसमें प्रश्न है, शुरुआत में भक्ति काल, रीति काल और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे तो कवियों को डिफरेंट हो जाते हैं, लेकिन आगे
चल के सारे कवि लगातार ही क्वेश्चन किए हैं। जिस प्रकार से यहाँ देखना था, कबीर का लालन पालन किस जुलाई ने किया, तो यहाँ पे कबीर से क्वेश्चन रिलेटेड, यहाँ पर भी कबीर से और ऊपर भी कबीर से। इसके बाद कहाँ तक कबीर तक चलते हैं, इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व करते चलते हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा कितनी ज़्यादा ट्रिक यहाँ लग रही है। तो याद रखना, कबीर का लालन पालन किस जुलाई ने किया था। तो यहाँ पे बहुत लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, वीरू लगाएं कि हीरू लगाएं कि धीरू। यहाँ पे याद रखना नीरू नीमा नामक जो 2 जुलाई थे जिन्होंने कबीर का पालन किया था। ठीक, इसके बाद ये क्वेश्चन देख लेते हैं, सूरदास की पुष्टि मार्ग का जांच किसने कहा था। तो याद रखना बल्लभाचार्य ने। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जायसी का जन्म किस सन में हुआ था। याद रखना, जायसी का जन्म यहाँ पे किसी भी ऑप्शन में दिया, ये सारे ऑप्शन गलत हैं यहाँ पे। जहाँ तक कि मुझे पता है कि जायसी का जन्म मैंने देखा तो यहाँ पे 1467 ईस्वी में, जबकि ऑप्शन में कहीं भी इसमें नहीं दिया है जायसी का जन्म। यदि इनमें से कोई है तो आप ज़रूर बताइए, लेकिन यहाँ तक ये सारे ऑप्शन गलत हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है। तो यहाँ पे इनका जन्म कब हुआ था, 1467 ईस्वी में था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 34। यहाँ कह रहे पद्मावत का कथानक कौन है। पूछा पद्मावत का कथानक कौन है, तो लेकिन रत्नसेन है। ठीक है, अब ये याद रखना, यहाँ पे शुरू किया हुआ पद्मावत से रिलेटेड क्वेश्चन शुरू हो गए। तो पद्मावत का पहला क्वेश्चन हुआ। अगला क्वेश्चन पद्मावती, वही से रिलेटेड, पद्मावती के पिता का नाम क्या था, गंधर्वसेन। ठीक है, उसी रिलेटेड सारे क्वेश्चन, एक टॉपिक वाइज क्वेश्चन उठाए हैं इन्होंने। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, पद्मावत की भाषा कौन सी है। फिर से भी पद्मावत का क्वेश्चन लिया, तो ये क्या, बोलचाल की अवधि। बोलचाल की इनकी अवधि भाषा में इन्होंने लिखा, लेकिन कौन सी, बोलचाल की अवधि भाषा में लिखा है। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दिया है पद्मावत, फिर से 37 नंबर। क्वेश्चन नंबर 37 का, पद्मावत किस द्वीप की राजकुमारी थी। तो याद रखना सिंगल द्वीप। क्वेश्चन नंबर 38 यहाँ पूछा है, जायसी के गुरु का नाम क्या था। यहाँ पे जायसी के, जो ये सारे क्वेश्चन जायसी रिलेटेड हैं। यहाँ पर जो पद्मावत है, यहाँ पे जितने सारे आपने क्वेश्चन देखे, पद्मावत के कथानक और ये सिंगल पद्मावती कहाँ की थी, तो सिंगल, ये सब की रचना किसने की थी, इनकी रचना है। उसमें सारी ये कहानी है, उस कहानी किसी जायसी के रूप में। तो यहाँ से शुरू कहाँ हुआ, जायसी से प्रश्न हुआ। ये जायसी का टॉपिक लिया, जायसी की सारी कृतियों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछी जा रही है। ठीक है, यहाँ पे सभी जायसी से लगभग हैं। यहाँ पे आगे जाके फिर से टॉपिक चेंज होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन 38, क्वेश्चन नंबर क्या है, जायसी गुरु का नाम क्या था, अलाउद्दीन। यहाँ पर सभी ऑप्शन गलत हैं। जायसी के गुरु शेर और बुरहान और सैयद अशरफ थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। यहाँ कह रहा है कि रत्नसेन की दूसरी रानी का नाम क्या था। तो याद रखना, पहली रानी क्या थी, पद्मावती, या इसे हम कहते हैं पद्मिनी। ऑप्शन नंबर यहाँ ए क्या है, पद्मश्री या पद्मिनी। रत्नसेन की पहली रानी थी, दूसरी रानी क्या थी, नागमती। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। रीतिकाल के प्रथम आचार्य कौन थे। तो यहाँ पे क्वेश्चन चेंज हो जाते हैं, रीतिकाल के प्रथम आचार्य पूछा है तो यहाँ पे केशव हो जाते हैं ऑप्शन नंबर ए। अब सारे क्वेश्चन लगभग नेक्स्ट जो आने वाले केशव से रिलेटेड पूछे जाएंगे। देख लेते हैं आगे क्वेश्चन। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है 41। यहाँ पर भी केशव से रिलेटेड क्वेश्चन है। केशव द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है, काव्य ग्रंथ का नाम। तो याद रखना जहांगीर जस चंद्र का। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10वां कि रामचंद्र का में कांड कितने हैं। तो ये आपके केशव द्वारा रचित है। रामचंद्र का में कांड कितने संख्या 7 हैं, और 7 कांडों में भी बहुत सारे पार्ट हैं, लेकिन कुल इनके 7 कांड हैं। 7 कांडों में भी इनके बहुत सारे पार्ट हैं, जैसे पहला बाल कांड है, इसमें 10 कांड हैं। तो याद रखना जो मुख्य कितने हैं, 7 हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। यहाँ कह रहे घनानंद का सर्वाधिक ग्रंथ कौन सा है। तो अब यहाँ पे घनानंद से शुरू कर दिया। ठीक, घनानंद का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है, तो सुजान हित। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से वही आ गया, अभी जो सुजान था। ठीक है, तो यहाँ पे सुजान घनानंद की कौन थी। तो यहाँ पे बताना सुजान घनानंद की कौन थी। तो देखिए, सुजान घनानंद की प्रेमिका थी, और यहाँ पे दिया है ऑप्शन नंबर बी। ये क्या है, प्रेसी। प्रेसी का मतलब होता है प्रेम का, प्रेम करने वाली। ठीक है, तो यहाँ पे रानी ने भी सही नहीं होगा, क्योंकि रानी तो थी नहीं, प्रेम करने वाली थी। ठीक है, ना तो दासी थी, ना ही राजकुमारी थी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। क्या हो जाता है, प्रेम थी, प्रेम कर रही थी, प्रेम करती थी घनानंद से। जो प्रेम करती थी वो क्या थी, सुजान। तो उन्हें हम प्रेसी यहाँ पे लिखा है, तो आप समझ लीजिए इसे क्या करें, प्रेम करने वाली या प्रेम का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। यहाँ पर भी घनानंद से रिलेटेड क्वेश्चन है, सारे टॉपिक वाइज क्वेश्चन उठाए। घनानंद की रचना क्या है, क्या रचना, कीर्तलता। तो अभी आप यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार से बनाते, देखिए सुजान हित इनकी रचना नहीं है, तो आपको ये पता है, जैसे सुजान हित अभी और इश्क लता और सुजान विनोद। यदि देखिए यहाँ पे अभी जो आप इस सारे क्वेश्चन दिए थे, पिछले जो यहाँ पे क्या दिया है, घनानंद की सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है। देखो प्रेम सरोवर भी घनानंद की रचना है, और सुजान हित भी इन्हीं की रचना है, सुजान सागर भी इनकी रचना है, इश्क लता भी इनकी रचना है। और यहाँ पे आके क्वेश्चन पूछ दिया है, और यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा है, और यहाँ पे क्वेश्चन पूछ दिया है कि इनकी कौन सी रचना नहीं। तो अभी मैंने पढ़ा, सुजान हित भी है,
स्कलता भी है और सुजान विनोद मुझे नहीं पता। इन दोनों में अब यहाँ पे काफ़ी क्वेश्चन ये मैंने क्लियर कर दिया, एक कर दिया, अब 2 ही ऑप्शन बचे। अब इन दोनों में कोई एक आंसर होगा, तो याद रखना इनमें अभी पता नहीं है तो आपको कोई सा भी लगा देंगे। तो यहाँ पे कीर्तिलता हो जाएगा, सुजान विनोद से रिलेटेड सुजान, तो ये दोनों ऑप्शन यहाँ पे होंगे। तो तीसरा स्कलता तो अभी दिया ही था, लेकिन यहाँ पे कीर्तिलता इनकी रचना नहीं है। ठीक, यहाँ पे पिछले क्वेश्चनों को देखकर आप इन्हें सॉल्व कर पाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन घनानंद से रिलेटेड फिर से पूछा है कि घनानंद किस काल की कवि हैं, तो याद रखना रीति काल की कवि हैं ये। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 47। यहाँ कह रहे हैं घनानंद की काव्य भाषा है, घनानंद की काव्य भाषा बतानी है, तो कौन सी इनकी भाषा है काव्य भाषा? ब्रज भाषा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 48, ये कह रहे विद्यापति किस काल की कवि हैं। अब यहाँ पे विद्यापति से रिलेटेड क्वेश्चन शुरू हो गए। ठीक, विद्यापति आदिकाल की कवि हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्यापति पद्मावली की रचना किस भाषा में हुई है। तो यहाँ पे देखना है विद्यापति पद्मावली की रचना किस भाषा में हुई, तो मैथिली भाषा में हुई। तो ऑप्शन नंबर यहाँ ए सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, बिहारी किस प्रकार के कवि हैं। तो बिहारी, अभी मैंने पिछला क्वेश्चन एक आया था कि रीति सिद्ध कौन से कवि हैं, तो बिहारी थे। तो यहाँ पर भी पिछले जो क्वेश्चन आप देखकर वहाँ से भी कर पाएंगे। अभी मैंने एक क्वेश्चन कराया था तो उसमें बताया गया था रीति सिद्ध कवि कौन से हैं, तो बिहारी थे। तो यहाँ पे उल्टा करके पूछ दिया बिहारी किस प्रकार के कवि हैं, तो कहते हैं रीति सिद्ध। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। तो देखो बिहारी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन चल रहे हैं। देखो यहाँ पर भी बिहारी, यहाँ पर भी बिहारी, यहाँ से शुरू हुए बिहारी, 50 नंबर क्वेश्चन से शुरू हुए बिहारी, तो आगे भी बिहारी होंगे। मेरी भवबाधा हरो नागर राधा नागर सोई किसकी पंक्ति, तो बिहारी अभी चल रहे हैं। तो मेरे को बिना कुछ देखे हुए बिहारी लगा देनी, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्योंकि बिहारी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही भी है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 52। यहाँ कह रहा है कि बिहारी सतसई में कुल कितने कांड हैं। तो याद रखना ये कुछ इस प्रकार क्वेश्चन होते हैं जो याद रखना चाहिए। 730 यहाँ पे 713 बिहारी के दोहे हैं। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पूछा है छायावाद के प्रवर्तक कौन है। तो यहाँ पे छायावाद के प्रवर्तक बताना है। तो यहाँ पे जयशंकर प्रसाद हो जाते हैं छायावाद के प्रवर्तक। इन्हें छायावाद के प्रवर्तक सुमित्रानंद को भी, पंत को भी माना जाता है, और एक और कवि हैं। तो यहाँ पे प्रमुख कौन किसे माना जाता है, जयशंकर प्रसाद को। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ डी से जाता है, हमेशा ही जयशंकर प्रसाद को लाएंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते, क्वेश्चन नंबर 54। जयशंकर प्रसाद किस युग के कवि हैं। तो यार अभी क्वेश्चन आया, तो जयशंकर प्रसाद छायावाद के कवि हैं। तो यहाँ पे ऊपर क्या पूछा था, छायावाद के प्रवर्तक कौन है। तो जब छायावाद के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद हैं तो छायावाद के कवि नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पे वही क्वेश्चन पूछे, जयशंकर प्रसाद किस युग के कवि हैं, तो याद रखना छायावाद के। और ऊपर का क्वेश्चन देख के आप नीचे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते, क्वेश्चन नंबर 55। जयशंकर प्रसाद का जन्म, अब सारे क्वेश्चन जयशंकर से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो 1789 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाता है। ठीक, और जयशंकर प्रसाद का जन्म, एक चीज़ मैं बता दूं, सारे जो कवि होते हैं उनका जीवन परिचय आपको याद करके ले जाना चाहिए, क्योंकि इस रिलेटेड सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जन्म स्थान, मृत्यु, रचनाएं भी पूछी जाती हैं। तो ये चीज़ कॉमन चीज़ें आपको याद करना चाहिए। अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं, अच्छे नंबर मार्क्स चाहिए, तो आपको ये चीज़ें याद रखनी चाहिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, जयशंकर प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ हुआ था। तो वाराणसी में इनका जन्म हुआ था। ठीक, इसके बाद निराला जी की प्रथम कविता कौन है। पूछा गया निराला जी यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की जो प्रथम कविता पूछे तो कौन सी है, जूही की कली। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। राम की शक्ति पूजा में किसकी उपासना की गई। जो राम जब रावण से लड़ने गए थे उस समय शक्ति पूजा की गई थी राम की शक्ति पूजा में किसकी उपासना की गई थी। तो याद रखना ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है, दुर्गा की। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 59। यहाँ कह रहा है कि महाप्राण की संज्ञा से भूषित है। महासंगठ की संज्ञा यानी किसे कहा गया। तो याद रखना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60। यहाँ कह रहा है कि राम की शक्ति पूजा का प्रेरणा स्रोत क्या है। तो इसका तो आंसर मुझे नहीं मिला है, यदि आपको पता है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। ये कह रहा है कि हिंदी का सर्वश्रेष्ठ शोक गीत कौन सा है। तो कौन है, सरोज स्मृति। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 61 नंबर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 62। यहाँ के निराला की मृत्यु कब हुई थी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की मृत्यु 1961 ईस्वी में हुई थी। 1961 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 63। यहाँ कह रहा है कि विद्रोही कवि के रूप में विख्यात है। विद्रोही कवि के रूप में कौन विख्यात है, याद रखना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए, तो क्वेश्चन नंबर 64। सुमित्रानंद पंत किस युग के कवि हैं। तो छायावाद युग के कवि हैं। अभी मैंने क्वेश्चन ऊपर आया था कि
छायावाद के प्रवर्तक कौन है? तो जयशंकर प्रसाद बताया था। जयशंकर प्रसाद के अलावा और किसे माना जाता है? सुमित्रानंद पंत को। लेकिन जयशंकर प्रसाद को प्रमुख मानते हैं। तो यहाँ पे जब छायावाद के प्रवर्तक सुमित्रानंद पंत हो सकते हैं तो ये छायावाद के कवि भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे वही पूछा, सुमित्रानंद पंत के कवि कौन है? सुमित्रानंद पंत किस युग के कवि? तो याद रखना छायावाद के। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते, क्वेश्चन नंबर 65। सुमित्रानंद पंत का जन्म कहाँ हुआ था? तो वहीं पूछा है अल्मोड़ा। अल्मोड़ा में इनका जन्म हुआ था। ये कहाँ है? उत्तराखंड में है। ठीक है, उत्तराखंड में तो काफ़ी स्थान है। तो यहाँ पे याद रखना, नैनीताल भी उत्तराखंड में है और गढ़वाल भी उत्तराखंड में है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। तो याद रखना अल्मोड़ा भी अरुणाचल प्रदेश में है, लेकिन अल्मोड़ा में उनका जन्म स्थान हुआ था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते, क्वेश्चन नंबर 66। यहाँ कह रहा है कि महादेवी वर्मा का जन्म किस सन में हुआ था? तो महादेवी वर्मा का जन्म 1907 ईस्वी फर्रुखाबाद में हुआ था है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। तो इसलिए मैं कहता हूँ सभी कवियों के नाम जितने आपके सिलेबस में हैं उनके टॉपिक वाइज आप जीवन परिचय याद करके जाएंगे। ओनली जीवन परिचय तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपके यहाँ फंस सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। महादेवी वर्मा का जन्म किस जनपद में हुआ था? फर्रुखाबाद में। मैंने बताया फर्रुखाबाद में हुआ था। ठीक, 1937 में फर्रुखाबाद में हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। भ्रमर गीत परंपरा का मूल उद्गम क्या है? भ्रमर गीत का तो याद रखना श्री भागवत। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी से हो जाता है। भगवत गीता भी दिया है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी से हो जाता है श्रीमद् भागवत। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। यहाँ कह रहा है कि भ्रमर गीत सूरसागर की किस स्कंद का अंश है? भ्रमर गीत सूरसागर के किस स्कंद का अंश है? तो याद रखना दशक स्कंद या उत्तरार्ध। ठीक, तो कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि जिनमें हमें पता नहीं होता है क्या करना है। तो याद रखना है कि जिस प्रकार से यहाँ आप देख पाएंगे दशक स्कंद, यहाँ पे नवम स्कंद, एकादश स्कंद और द्वादश सभी दिए, लेकिन इसके अलावा भी कोष्टक में करके दे दिया। तो मतलब किसी को समझ नहीं आ रहा है तो ये भी देखकर आपको बता सकते हो। तो आंसर ऑटोमेटिक आप समझ लीजिए, जो आपको एक्स्ट्रा बताने का प्रयास कर रहा है तो वही आंसर होगा, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा कुछ लिख दिया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते, क्वेश्चन नंबर 70। तुलसीदास की जन्म तिथि है। तुलसीदास की जन्म तिथि कब है? तो श्रावण शुक्ला सप्तमी। ये एक दुआ भी है, तो उस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। यहाँ कह रहा है कि तुलसी की पत्नी का नाम क्या था? तो तुलसी की पत्नी का नाम क्या था? रत्नावली। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। तुलसीदास के गुरु का नाम क्या था? नरहरिदास। और अभी मैंने पूछा था कि कबीरदास के गुरु का नाम क्या था? तो रामानंद। ऑप्शन नंबर यहाँ सी सही होता, अगर तुलसीदास के ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही है। ठीक, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है रामचरितमानस की भाषा कौन है? ये रिपीटेड क्वेश्चन अभी एक बार एग्जाम मतलब अभी आया था, फिर से ये दोबारा लेकिन थोड़ा बदल के पूछा है। तो इसमें रामचरितमानस की भाषा क्या है? तो यार इसमें अवधी भाषा है। आपको तो नंबर पक्के मिल जाते हैं यदि आपको आंसर पता है। ठीक है, तो इसके बाद जो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 74। यहाँ क्या तुलसीदास की मृत्यु तिथि क्या है? तो इनका जन्म 1680 ईस्वी में हुआ था। ठीक, संवत 1680 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी जन्म में मृत्यु से रिलेटेड दो दोहे भी हैं, इन्हें याद कर लेंगे तो आप इनकी जन्म मृत्यु कभी नहीं भूलेंगे। ठीक, याद रखना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 75 देख लेते हैं। नदी के दीप, नदी के दीप किस कवि की रचना है? तो इनकी अज्ञे की है। तो यहाँ पे अज्ञे जी शुरू हो गए। आपको यदि जो ऑप्शन नंबर पता नहीं था तो एक चीज़ आप यहाँ देख लेंगे, इससे पहले क्या चल रहा था? तुलसीदास। और नीचे आप दे जाएंगे तो देखेंगे कि तुलसीदास ऑप्शन में नहीं है। तो यहाँ से तुलसीदास के तो क्वेश्चन खत्म हो गए जिसका टॉपिक शुरू हुआ, लेकिन यहाँ पे नए टॉपिक शुरू हुआ। अब यहाँ पे किस कवि की शुरुआत? अज्ञे का हुआ, निराला का हुआ, पंत का, दिनकर को, मुझे नहीं पता है। ठीक है, अगर ये आपको रचना पता नहीं थी तो इसके बाद आप अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है कि प्रयोगवाद के प्रवर्तक कवि कौन है? अब इसमें भी मेरे को नहीं पता कौन से हैं, तो याद रखना नागार्जुन है कि मुक्तिबोध है, आगे हैं। यहाँ पर भी मुझे पता नहीं चल रहा है कि अब किस कवि से सारे क्वेश्चन रिलेटेड है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पे आएगा तार सप्तक के संपादक। ये आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो याद रखना अज्ञे जी हैं। माना कि ये भी आपको क्वेश्चन नहीं पता था तो आप फिर आगे क्या करेंगे? आगे भी आपको जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष कब हुआ? तो दिसंबर 1943 को। इसका भी अज्ञे जी का था। आपको ये भी क्वेश्चन नहीं पता था तो आगे देखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे अज्ञे जी की किस काव्यधारा की सहायता का पुरस्कार मिला। तो यहाँ पे जाकर अज्ञे समझ में आएगा। इतने सारे अभी क्वेश्चन आपने स्किप कर दिए होते तो आप आगे यहाँ पे देखेंगे कि अज्ञे से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अज्ञे से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यहाँ पर भी अज्ञे का है, तो इससे सारे जो क्वेश्चन थे अज्ञे से रिलेटेड थे। तो यहाँ पे तार सप्तक का संपादक क्या बताएंगे, क्योंकि यहाँ पे कौन सा टॉपिक चल रहा है? अज्ञे का। तो यहाँ पे अज्ञे क्वेश्चन
ऑप्शन आंसर हो जाएगा। इसके पिछले आपने क्वेश्चन देखा था, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 75, नदी के द्वीप कौन से किस कवि की रचना है। यहाँ पे आपको नहीं पता थी, आपको कौन से पता है कि आप कौन से कवि चल रहे हैं, आप आगे चल रहे हैं, तो आगे एक आंसर हो जाएगा। क्योंकि ऊपर से तो तुलसीदास चल रहे थे, वो तो खत्म हो गए क्योंकि ऑप्शन में ही नहीं दिए हैं। तो लेकिन अब इसके आगे कौन से कवि हैं, तुलसीदास चल रहे हैं, तो तुलसीदास से रिलेटेड सारे क्वेश्चन है। तो ये मतलब अग्गे जी से रिलेटेड क्वेश्चन चल रहे हैं, तो अग्गे जी का यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये बहुत आसान तरीका है, एक बार आप इसी तरीका अपनाएंगे तो जो पिछला क्वेश्चन है उसको, अगर वो क्वेश्चन आपको नहीं आया तो अगला क्वेश्चन चेक करें, अगला क्वेश्चन तो उससे भी अगला क्वेश्चन चेक करें, उससे शायद आपको हिंट मिल जाती है। ठीक, तो यहाँ पे देखेंगे कि तार सप्तक का संपादक कौन है, अग्गे जी थे। इसके बाद देख लेते हैं तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष पूछा है, तो शुरुआत पहला प्रकाशन वर्ष 1943 को, दूसरा 1951 को, तीसरा 1959 को, 60वां यहाँ गलत हो जाता है, चौथा एक है 1975 को। ये जो पूछा भी नहीं जाता, ये आपको पढ़ने में नहीं मिलता है, लेकिन याद रखना चौथा क्या है 1975 ईस्वी को, जबकि तीसरे ये लिखे हैं। इनमें अंतराल कितना है, 8 वर्ष का अंतराल है। देखें 43 से 51 के बीच 8 वर्ष का अंतराल है, 51 से 59 के बीच 8 वर्ष का अंतराल है। यदि आप इनमें से कोई भी एक याद रखते हैं, 59 याद है तो आपको पता चल जाए, इससे 8 वर्ष बढ़ा देंगे तो 59 एक हो जाएगा, और इससे पीछे 8 घटाएंगे तो 43। यदि 59 याद है तो इनसे 8 कम कर देंगे, यानी कि इनमें तीनों में कितने वर्ष का अंतराल है, 8 वर्ष का अंतराल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 यहाँ कह रहा है कि अग्गे जी को किस काव्य रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तो ये चीज़ आपको याद करने के, इसमें आपको तरीका काम नहीं करेगा। तो इनमें से आपको रचना बतानी, तो क्या हो जाएगी, आंगन के पार द्वार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते। क्वेश्चन नंबर 80 यहाँ कह रहा है कि अग्गे जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। अग्गे जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो 1911 ईस्वी में हुआ था। तो याद रखना 1911 ईस्वी में देवरिया में हुआ था। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। यहाँ देखिए अग्गे से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ठीक है, अग्गे का जन्म, अग्गे की मृत्यु कब हुई थी, तो याद रखना 1987। अब ये इनका जीवन परिचय आपको पता होता तो आपकी मृत्यु पता होती तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता आपका। 1987 1987 में अग्गे जी की मृत्यु हो गई थी। यहाँ पे आप देखेंगे कि अंधेरे में रचनाकार की अंधेरे में के रचनाकार कौन है, ये उनकी कृति होगी। तो यहाँ पे बताना, देखिए यहाँ पे अभी क्या चल रहे थे, ऊपर अग्गे चल रहे थे, कौन चल रहे थे, अग्गे। और यहाँ पे क्वेश्चन आप देखेंगे कि अग्गे यहाँ से ऑप्शन में नहीं है और ना ही प्रश्न में अग्गे है। तो समझिए यहाँ पे अग्गे से इसके ऊपर के प्रश्न यहाँ से खत्म हो गए, कोई नया कवि यहाँ से शुरू हुआ। अब जैसे कि आपको नहीं पता है कौन सा कवि शुरू हुआ, अंधेरे में एक रचनाकार कौन है, अगर ऑप्शन में दिया है, बहुत सारे ऑप्शन दिया, आपको नहीं पता तो क्या करें, आप स्किप करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 83 यहाँ दे रहा है कि कौन सा कवि फैंटेसी के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर भी आपको आंसर नहीं पता है तो आप स्किप करेंगे, आगे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे मुक्तिबोध का पूरा नाम। देखिए गाइस, यहाँ पे मुक्तिबोध दिया, सारे क्वेश्चन मुक्तिबोध से रिलेटेड चल रहे हैं। तो यहाँ ऊपर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बिना देखे आप क्या सही कर देंगे, मुक्तिबोध। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, और उसके अंदर यहाँ पे एक सही मुक्तिबोध है। मुक्तिबोध यहाँ से शुरू हुए 18 नंबर क्वेश्चन से, सारे मुक्तिबोध के क्वेश्चन अभी चलेंगे। तो यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन से आपको पता चला जाएगा कि मुक्तिबोध का पूरा नाम, से ऊपर भी मुक्तिबोध की सारे प्रश्न आए हैं, क्योंकि अग्गे जी का तो खत्म ऊपर ही से हो गया था। ठीक, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या है, तो गजानन माधव। इसके बाद 85 क्वेश्चन नंबर कह रही है मुक्तिबोध की मृत्यु कब हुई थी, तो 1964 में, तो 1964 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मुक्तिबोध के प्रश्न खत्म हो गए। नेक्स्ट कोई कवि आया, कवि कौन है, नागार्जुन। ठीक, नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या था, वैद्यनाथ मिश्र था। और अगला क्वेश्चन 87 यहाँ कर, नागार्जुन किस धारा के कवि थे, तो यार में प्रगतिवादियों के कवि थे। अभी देखो नागार्जुन ही चल रहे हैं। ठीक है, भस्मांकुर किसकी रचना है, तो आपको नहीं पता है तो याद रखना नागार्जुन ही चल रहे, तो नागार्जुन की रचना होगी, क्योंकि यहाँ पर भी नीचे भी नागार्जुन दिया, ऊपर भी नागार्जुन अभी चल रहे हैं। तो यहाँ पे भस्मांकुर किसकी रचना हो जाएगी, नागार्जुन की हो जाएगी। ठीक, अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात, नहीं था तो आप उस तरीके से देखें, नागार्जुन ही अभी प्रश्नों में चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ तक अभी आप देखेंगे तो यहाँ तक भी नागार्जुन ही चल रहे हैं अभी तक हैं। जो इससे बीच में सारे क्वेश्चन किसके होंगे, नागार्जुन के। आपको नहीं पता है प्रगतिवाद का इसाका पुरुष किसे कहा जाता है, तो याद है नागार्जुन को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 90, यहाँ पर भी नागार्जुन का जन्म कब हुआ था, तो 1911 ईस्वी में इनका भी हो, तो अग्गे का भी 1911 ईस्वी में हुआ था। ठीक, मिला था, तो कब मिला था आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे नहीं पता है, यदि आपको पता है तो कमेंट जरूर बताइए। अब यहाँ पे देखते तो क्वेश्चन नंबर 92, यहाँ पर भी बहुत अच्छी ट्रिक लगने वाली है। देखिए 92 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि
संसद से सड़क तक काव्य संकलन किसका है? यहाँ पे देखेंगे नागार्जुन ऑप्शन में नहीं है। नागार्जुन यहाँ कभी ऊपर चल रहे थे, उनका प्रश्न यहाँ से आना खत्म हो गया, मतलब हमको यहाँ से नए कवि आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखें प्रश्न में भी नागार्जुन नहीं है और ऑप्शन में भी नागार्जुन नहीं है, मतलब कोई नए कवि हैं। और आपको यदि पढ़ना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संसद से सड़क तक का काव्य संकलन किसका है। यदि आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो इसका सवाल को स्किप कर देना, मतलब छोड़ देना, अभी नहीं करना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मोचीराम कविता के रचयिता कौन है? इसमें भी आपको नहीं पता, इसको भी आपको स्किप कर देना है। इसके बाद नीचे जाना है, 94 नंबर क्वेश्चन का रोटी और संसद किसकी कविता है? तो यहाँ पर भी आपको नहीं पता, तो ये भी स्किप कर देना है, ये भी छोड़ देना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और यहाँ पे देखो पूछ दिया है धूमिल। धूमिल का वास्तविक नाम। देखिए आप यहाँ पे आप समझिए, धूमिल दिया है तो अब ऊपर वाले सारे क्वेश्चन धूमिल के ही होंगे, क्योंकि यहाँ से नागार्जुन के खत्म प्रश्न हो गए, तो यहाँ पे कौन से शुरू हो गए? धूमिल। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। संसद सड़क तक का संकलन बिना देखे बिना आगे मीच के यदि हम धूमिल आप तुक्का लगाएंगे तो आपका एकदम सही हो जाएगा। वैसे भी इसका राइट आंसर धूमिल ही है। मोचीराम कविता के रचयिता धूमिल है, क्योंकि यहाँ से धूमिल से रिलेटेड सारे क्वेश्चन, जब एग्जामिनर ने क्या किया, बुक उठाई, बुक में टॉपिक वाइज क्वेश्चन देखते गया, और एक क्वेश्चन 2-2 3-3 क्वेश्चन उससे एक चैप्टर से उठाता गया और रखता गया, टॉपिक वाइज में क्वेश्चन रखे। तो यहाँ से एक स्टूडेंट के लिए बहुत ही आसान तरीका होता है कि किसी भी क्वेश्चन को यदि नहीं आ रहा है तो भी वो सॉल्व कर पाएगा। तो यहाँ पे तीनों लगातार क्वेश्चन किसके थे? धूमिल के। 4 क्वेश्चन 5 थे, अभी देखना। रोटी और संसद की कविता की धूमिल की, आपको देखते बिना देखे करते धूमिल, क्योंकि सारे क्वेश्चन धूमिल से रिलेटेड चल रहे हैं। पर याद है तो इसके लिए तो बहुत ही अच्छी बात है, अच्छे नंबर तो उसके आने वाले हैं। धूमिल का वास्तविक नाम, अब ये तो आपको याद ही होना चाहिए, क्योंकि धूमिल से रिलेटेड सारे क्वेश्चन ऊपर क्लियर हो गए। अगला क्वेश्चन है कि धूमिल का वास्तविक नाम, तो यहाँ पे सुदामा पांडे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 है कि गीत फरोज कविता किसकी है? गीत फरोज कविता किसकी है? तो याद रखना भवानी प्रसाद। यहाँ से नए कवि शुरू हो गए। यहाँ पे देखो धूमिल थे, वो ऑप्शन भी नहीं है, तो सारे धूमिल के क्वेश्चन खत्म हो गए। यहाँ पे नए कवि हैं, आपको नहीं पता है कौन है, तो यहाँ पे ध्यान रखना, पहला क्वेश्चन भी स्किप कर देना। ये ऑप्शन में आपको नहीं पता है कौन से कवि हैं तो स्किप कर देना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 97। यहाँ देखो दे दिया भवानी प्रसाद, तो मतलब इससे ऊपर वाला प्रश्न भवानी प्रसाद रिलेटेड होगा। कौन है? भवानी प्रसाद। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। सारे क्वेश्चन इसी ट्रिक पे आपको काम कर रहे होंगे, सारे जो कवियों से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे अभी हैं, तो यहाँ पे आपको पढ़ते जाना है। रीजन भवानी प्रसाद का मिश्र किस धारा के कवि हैं, तो ये चीज़ आपको क्वेश्चन याद होना चाहिए। कौन सा है? प्रयोगवाद के। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 98 देख लेते हैं, मैं तूफानों में चलने का आदी हूँ कविता है किसकी है? तो याद रखना यहाँ पे थोड़ा याद रखना है, क्योंकि यहाँ पे कोई नए कवि आए हैं, तो याद रखना गोपाल नीरज। तो यहाँ पे सारे क्वेश्चन अब गोपाल दास नीरज के होंगे, क्योंकि गोपाल दास नीरज का जो मृत्यु हुई थी अभी 2018 में हुई थी। ठीक है, तो ये नए कवि हैं, तो याद रखना 98 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। गोपाल दास नीरज जी लास्ट में चैप्टर था, इससे पूछा गया। उसके बाद 99 में क्वेश्चन भी गोपाल दास ही होंगे। देखो, मैं नहीं दिखता तिमिर का छोर कविता किसकी है? तो याद रखना गोपाल दास नीरज की है। लास्ट क्वेश्चन आदिकाल से पूछ दिया है कि वीरगाथा काल को किस नाम से जाना जाता है? याद रखना आदिकाल को ही वीरगाथा काल के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर आपके 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं, जिसमें मैंने आपको तरीका बताया है, काफ़ी ट्रिकी तरीका बताया कि आप आगे के क्वेश्चन से पिछले क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। यदि आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उस क्वेश्चन को स्किप करके आगे वाले क्वेश्चन से हिंट देखिए, आपको उससे आगे वाले क्वेश्चनों से आपको थोड़ी हिंट मिल जाती है, तो वहाँ से आपको तरीका अच्छा मिल जाएगा, तो वहाँ से आप सॉल्व भी कर पाएंगे पिछले क्वेश्चन। तो हर क्वेश्चन को शुरुआत से करते ही मत जाइए, जो क्वेश्चन आते जा रहे हैं वो करते जाइए, बाद में जो आपके नहीं आए हैं स्किप किया उनको बाद में करिए। तो आई होप कि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि मैं टॉपिक वाइज वीडियो लाता रहता हूँ। ये था हिंदी काव्य और हिंदी शायद BA और BSc का मॉडल पेपर। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।